सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो की हमारी बीपीएससी 110 की, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी यूनिट 7 समुदाय और कानूनी प्रणाली के सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। तो समुदाय क्या होता है, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी भाषा के शब्द समुदाय, पुरानी फ्रांसीसी शब्द कम्युनेट, वर्तमान में कम्युन्यूट कम्युन्यूट से निकला है। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी शब्द भी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। सामाजिक समुदाय के पुरातत्व अध्ययन। समुदाय शब्द का दो तरह का उपयोग होता है। पहला, समुदाय की अनौपचारिक परिभाषा है ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए एक गांव, एक शहर या एक कस्बा। दूसरा अर्थ सामाजिक मनोविज्ञान में इस शब्द के उपयोग जैसा दिखता है। एक समुदाय एक दूसरे के पास रहने वाले लोगों का समूह है जो सामाजिक तौर पर एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं। समुदाय को ऐसे लोगों के समूह के रूप में समझाया जा सकता है जो कार्यात्मक रूप से संबंधित है और एक निश्चित समय पर एक निश्चित भौगोलिक इलाके में निवास करते हैं। एक करते हैं यह लोग एकजुटता और एक सार्वजनिक संस्कृति भी प्रदर्शित करते हैं। ये लोग एक सामाजिक संरचना का हिस्सा होते हैं और एक ऐसे समूह के रूप में अपनी पहचान के विषय में जागरूकता प्रदर्शित करते हैं जो अद्वितीय और अलग पहचान रखता है। समुदाय की 3 व्यापक श्रेणियां हैं। ग्रामीण समुदाय, जो ग्रामीणों में रहता है, जो कस्बा रहता है, जो खेती पर निर्भर रहता है। ठीक है। शहरी समुदाय अपनी सामाजिक स्थिति और जरूरतों के संदर्भ में अधिक जटिल और विविध होता है। उसके पास उच्च स्तर की जनसांख्यिकी जटिलता और इससे अन्य समुदाय की सदस्यता जोड़ने में बंधन कमजोर हो सकते हैं। इन समुदायों के लोग भी कई अलग अलग शहरों में आ जा सकते हैं और अक्सर एक दूसरे को या उस स्थान के विस्तार को नहीं जानते या जानते यहाँ वे रहते हैं कि वो कितना दूर है, कितना लोग फैला है, कितने लोग अंदर रहते हैं, कौन कौन से जाति है, कौन कौन सा धर्म है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है, ये सब नहीं जानते। कुल मिलाकर लोग सामाजिक स्थिति अधिक विकसित और आम तौर पर अधिक शिक्षित है। मतलब शिक्षित तो अधिक होते हैं लेकिन उनका जीवन एक निश्चित क्रम में बंधा रहता है। उपनगरीय समुदाय ये आमतौर पर कम घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। ये आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं, जो थोड़ा सा साइड एक शहर का जो मुख्य हार्ट होता है जिसमें सब लोग एकदम रोबोट की तरह काम करते हैं, उससे थोड़ा दूर होता है। जहाँ पे ये होता है जहाँ पे वाणिज्य उतने नहीं होते, जहाँ बहुत ज्यादा लोग एकदम पैसे के पीछे नहीं रहते, वाणिज्य क्षेत्र नहीं होते, मतलब एकदम कोई बहुत सारी दुकानें नहीं होती, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स नहीं होते और बहुत सारी चीजें नहीं होती, मतलब रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं होती, ये सब चीजें नहीं होते और बस थोड़ा वो लोग उसी क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। शहरी क्षेत्र पर उपनगरीय समुदाय में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर होते हैं, हालांकि उतने नहीं जितने शहरी क्षेत्रों में हो सकता है। वे अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन के लिए बेहतर पहुंच से भी लाभान्वित होते हैं। बेहतर पहुंच, जैसे कि बताइए, ये सब चीजें नहीं होती, मनोरंजन के साधन ये सब नहीं होते हैं। ठीक है। समुदाय में सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है। समुदाय में सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के संदर्भ में हम सामुदायिक मनोविज्ञान शब्द के विषय में चर्चा कर सकते हैं, जो समुदाय के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रभावी अनुप्रयोग को भी सम्मिलित करता है। सामुदायिक मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि करने के लिए के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि व्यक्ति समुदाय और समाज से कैसे संबंधित है। यह व्यक्तियों के साथ समुदाय और समाज में जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है और यह शोध और कार्रवाई की सहायता से किया जाता है। पारिवारिक भलाई, सामुदायिक बोध, विभिन्नताएं के लिए सम्मान, सामाजिक न्याय, नागरिकों की भागीदारी, सहयोग और सामुदायिक ताकत का अनुभवजन्य आधार सम्मिलित है। ठीक है। सामुदायिक मनोविज्ञान में प्रासंगिक मूल्य दृष्टिकोण सामुदायिक बोध या अपनेपन और सदस्यता की भावनाओं को निरूपित होता है, जो समुदाय व्यक्तियों के समुदाय के प्रति होती है। मतलब एक समुदाय जिस क्षेत्र में कुछ एक जैसी जातियाँ या एक जैसा धर्म और एक जैसी चीजें रहती है, पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य के यहाँ ध्यान व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच अनुकूल होते हैं। इस तरह की अनुकूलता की कमी परिणामों पर भी प्रकाश डालता है। इसके अलावा किसी भी मुद्दे या समस्याओं के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति एक साथ कई प्रणालियों जैसे
माइक्रो सिस्टम परिवार और साथिया संगठन, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल। मैक्रो सिस्टम, सॉरी मैक्रो, हाँ वो माइक्रो था, ये मैक्रो सिस्टम सांस्कृतिक समूह या देश से राजनीतिक ढांचे पर प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और समस्याओं को रोकथाम करना। विविधता का सम्मान, सामाजिक न्याय, सहयोग और सामुदायिक ताकत, नागरिकों की भागीदारी और सशक्तिकरण, सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिणाम लाना, अनुभंजा आधार, सदस्यता प्रभाव, अन्यों न्याय, श्रीकता श्रीतता, साझा भावनात्मक संबंध, ये सब चीजें एक क्या समुदाय में सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देती है और अच्छे समाज का निर्माण, समुदाय का निर्माण करती है। ये सब समुदाय में होता है। ठीक है, इसमें प्राथमिकता बनाई जाती है। कानूनी प्रणालियों के लिए सामाजिक मनोविज्ञान का उपयोग। कानूनी व्यवस्था किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का एक हिस्सा होती है। प्रमुख सामाजिक परिवर्तन हमेशा देश के कानूनों को परिलक्षित होते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और कानून के बीच संबंध हमारी समझ में सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन जब हम इसे मानव व्यवहार और अंतक्रियाओं को विनियमित करने वाले नियमों के कूट समुच्चय के रूप में देखते हैं, तो यह सहायता करता है। निर्धारित कानूनों के माध्यम से व्यवहार को उनकी विनिमय विनियमन, संघर्ष समाधान और स्वीकृत व्यवहारों का मार्गदर्शन करने में सहायता करता है। मानव मन और व्यवहार और कानूनी व्यवस्था के कामकाज के बीच बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, 16 साल की उम्र में ह्यूबे बर्टन ने अपनी मां की हत्या करना कबूल लिया। जब न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह उसके शरीर की खोज से अभी भी सदमे में थी। घंटों धमकाए जाने और फुसलाने के बाद उसने पुलिस को वही बताया जो वो सुनना चाहते थे, ये जानते हुए कि वह निर्दोष है और इस उम्मीद से कि न्याय प्रणाली उसे बरी कर देगी, वह जल्द ही पीछे हट गया। बर्टन को 1991 में सेकेंड डिग्री हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे 15 साल की सजा मिली। 20 साल जेल में रहने के बाद वह पैरोल पर रिहा हुआ, लेकिन वह कभी भी सजा के कलंक को नहीं मिटा सका और संगठनों और वकीलों के बरी करने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक काम किया। उन्होंने ऐसे तथ्य पेश किए जो स्वीकृति और खंडन करते थे और अभियोजन पक्ष में दुर्व्यवहार के सबूत दिखाते थे, लेकिन बॉक्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में बर्टन ने स्वीकृति अन्य सभी सबूतों का महत्वपूर्ण थी। आखिर कौन ऐसा अपराध स्वीकार करेगा जो उन्होंने किया ही नहीं। बर्टन ने वकील, एक मनोवैज्ञानिक साल कासिन को पूछताछ में सहायता के लिए लाए। कैसी ने समझाया कि झूठी स्वीकृति दुर्लभ नहीं। 30 से अधिक वर्षों की शोध के आधार पर कौशिन ने कानूनी टीम को बताया कि कैसे मानव पूछताछ तकनीक मनोवैज्ञानिक दबावों को बढ़ाती है और ऐसा जाल रचती है जो आसानी से एक निर्दोष व्यक्ति को अपराध कबूलने पर बाध्य कर सकता है। उन्होंने समझाया कि कैसे युवा लोग अपराध कबूल करने के लिए विशेष रूप से कमजोर होते हैं, खासकर जब वह तनावग्रस्त, थका हुआ और आघात खाया होता है, जैसा कि बर्टन के केस में हुआ था। जो थका हुआ था, एकदम घबराया हुआ था, तो उसने अपनी माँ की हत्या का केस मतलब हत्या कबूल ली अपने ऊपर कि उन्होंने हत्या की थी, जबकि उसने हत्या की भी नहीं थी। सामाजिक मनोविज्ञान और अपराध कानूनी व्यवस्था के तहत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वह है अपराध और आपराधिक व्यवहार। ठीक है, अपराध और आपराधिक व्यवहार। अपराध को एक सामाजिक मुद्दे के रूप में कहा जा सकता है। इसमें वह व्यक्ति अन्य सामाजिक मुद्दे और समस्याओं जैसे गरीबी, भेदभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि को जोड़ सकता है। इस प्रकार अपराध को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान के नजरिए को देखना महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था। इससे निपटने के लिए अनुपयुक्त हस्तक्षेप रणनीति को सुझाव देना महत्वपूर्ण है। हस्तक्षेप विधि में हम लोगों ने ये देखा था, जब हम अपराध और आपराधिक व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उन कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो आपराधिक व्यवहार की ओर ले जाते हैं और सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में अपराधी के परिवेश या सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उधर एक छोटा सा था निर्व्यक्तिकरण। ठीक है, एक बार ऐसा कारक निर्व्यक्तिकरण हो सकता है जिसका उल्लेखन पिछले उप अनुभाग में पहले
भी किया गया था। निर्व्यक्तिकरण न केवल समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, बल्कि आपराधिक व्यवहार को भी बढ़ावा दे सकता है और इस प्रकार अच्छी तरह से निपटने की आवश्यकता है। निर्व्यक्तिकरण इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जब लोग को समूह में रखा जाता है तो वह भीड़ से घिरे होते हैं और बहुत से लोग अपनी पहचान या व्यक्तित्व को भावना खो देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आत्मनियंत्रित और नैतिक संयम की भावना को क्षति पहुंचती है और वो गलत राह पर निकल जाते हैं अपना एक नया व्यक्तित्व बनाने के लिए। सामुदायिक सुगमीकरण ये एक अन्य अवधारणा है जिसमें हम सामाजिक मनोविज्ञान और अपराध को आपराधिक व्यवहार के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। वह है कि सामाजिक सुगमीकरण। सामाजिक सुगमीकरण से तात्पर्य इस खोज से है कि लोग कभी-कभी दूसरों की वास्तविकता और काल्पनिकता और निहित उपस्थिति के परिणामस्वरूप प्रयास का एक बढ़ा हुआ स्तर दिखते हैं। मतलब कि वो लोग कितना एग्रेसिव है, उसमें कितने नाम होते हैं, उसका ये है वो है। गिरोह में देखो वो लड़का उस गिरोह में गया, उसको ज्वाइन कर लिया, उसका नाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसे फेम मिल गया, तो वो उस चीज़ को ज्वाइन करके उसमें बड़ापन महसूस करते हैं। व्यक्ति का सामाजिक स्वरूप दृष्टिकोण के अध्ययन जिसमें असामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार और उसका संबंध सम्मिलित है, सामाजिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दृष्टिकोण को आमतौर पर मूल्या मूल्यांकनात्मक निर्णय के रूप में माना जाता है जो एक व्यक्ति किसी मुद्दे, वस्तु, घटना या व्यक्ति के विषय में करता है। इस प्रकार अपराध के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण अपराध करने की उसकी प्रकृति के लिए प्रासंगिक हो सकता है। एंड्रयूज और बोटा ने 5 तत्वों की पहचान की जिसमें दृष्टिकोण का एक असामाजिक पैटर्न सम्मिलित हुआ। सामान्य रूप से विचलन के लिए उच्च सहनशीलता, कानूनी प्राधिकरण और स्थानों की वैधता की अस्वीकृति की ये चीज़ें कुछ है ही नहीं, कानून कभी कहीं आया ही नहीं, हमें ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई तो कभी कानून नहीं खड़ा था। अपने सामाजिक व्यवहार को स्वीकार बनाने के लिए संज्ञानात्मक विकृतियाँ जैसे युक्तिकरण, इनकार का उपयोग करना, हर चीज़ों को मना कर देना, अच्छी चीज़ों को भी। क्रोध के कारण के रूप में परिवर्णीय उत्तेजनाओं को एक विस्तृत श्रृंखला की व्याख्या और सोचने की एक शैली जो आम तौर पर असामाजिक होती है, मतलब गलत विचार, नकारात्मकता को सोचना, कुंठा आक्रामकता और परिकल्पना। हम आपराधिक व्यवहार के संदर्भ में भी कुंठा आक्रामकता परिकल्पना के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। यह परिकल्पना एक सामाजिक मनोविज्ञान मॉडल है जिसमें कहा जाता है कि क्रोध, शत्रुता और हिंसा किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोके जाने और निराशा का परिणाम है। मतलब जब व्यक्ति कोई क्रोध में या किसी लक्ष्य को नहीं पा सकता तो निराशा में वो पंखा मोड़ देना, स्कूल का ये करना, वो करना, लड़ाई करना, पीट करना बहुत जगह होता है। कहीं गलत फैसला आने पे खुद हथियार उठाने की भावना रखना होता है जैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और कानून। ठीक है, कानून मनोविज्ञान के विषय में चर्चा करते हुए इसे मनोविज्ञान और इसके सिद्धांतों और कानूनी प्रणालियों के अनुप्रयोग के रूप में समझाया जा सकता है। टप के अनुसार, जैसा फिशर में उद्धृत है, कानूनी प्रणालियों में मनोविज्ञान के आवेदन का 3 मुख्य क्षेत्र है जिन मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। कानूनी समाजीकरण, कानून की अदालत में न्यायपालिका की प्रक्रिया और आपराधिक न्याय प्रक्रिया। बहुत लोग डिप्रेस हो जाता है कि कानून की अदालत में न्यायपालिका बहुत कमजोर है, कानूनी समाजीकरण खराब है और आपराधिक न्याय प्रक्रिया भी गड़बड़ है। मतलब गलत लोग को क्या बोलते हैं, निर्दोष साबित कर दिया जा रहा है, निर्दोषों को सजा हो जा रही है। ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए और कानूनों को इसीलिए केस को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाता है बड़े देशों में, और फिर रीओपन करने में भी टाइम नहीं लगाया जाता है, बहुत जल्दी फैसले कर लिया जाता है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें नहीं है। इंडिया में एकदम स्लो 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 20-20, 40-40 साल तक एक एक केस खींच लिए जाते हैं। यद्यपि वर्तमान खंड में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि मनोविज्ञान की शाखाओं में से एक अर्थात सामाजिक मनोवैज्ञानिक कानूनी प्रणाली में कैसे लागू होता है। कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं के लगभग सभी पहलू मानव व्यवहार से संबंधित है। मानव व्यवहार के विषय में कानून द्वारा बनाई गई कई धारणाओं को मनोविज्ञान, विशेष रूप से सामाजिक मनोविज्ञान में शोध द्वारा चुनौती दी गई है कि कि कानून कहाँ-कहाँ गड़बड़ होता है। सामाजिक मनोविज्ञान इस प्रकार न्यायपीठ, जूरी, वकीलों, चश्मदीद गवाहों, प्रतिवादियों के साथ उपयुक्तों के व्यवहार को समझने के लिए कानूनी प्रणालियों में अपना अनुप्रयोग पा सकता है। इसके अलावा वह गिरफ्तारी, पूछताछ और अभियोजन प्रक्रिया में इसका अनुप्रयोग कर सकता है। एक
तो पुलिस जांच की जाने वाली पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच को समझने और सामाजिक मनोविज्ञान की भूमिका निभा सकते हैं। मतलब जो जांच करते हैं, जो पूछताछ करते हैं, जांच में मुख्य रूप से सूचनाओं और सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित संग्रह सम्मिलित होता है। इसमें पीड़ित प्रत्यक्षदर्शी और यहाँ तक कि संदिग्धों के साथ अंतर्क्रिया करना सम्मिलित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया किसी भी पूर्वाग्रह और त्रुटि से मुक्त हो और कानून द्वारा बताई गई आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार हो। बहुत कुछ उस साक्षात्कार पर भी निर्भर निर्भर करता है जो पूछताछ के दौरान किया जाता है, क्योंकि वो साक्षात्कारकर्ता साक्षरदाता पर प्रभाव डाल सकता है। अंतर्क्रियात्मक समकालिकता हो सकती है, जहाँ शरीर की गतिविधियों का समन्वय लोगों द्वारा किया जाता है जब वो एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चश्मदीद गवाह सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग पर इस संदर्भ में भी चर्चा की जा सकती है कि कैसे प्रत्यक्षदर्शी की गवाही मुख्य रूप से अपराधी की पहचान करने की क्षमता रखता है। इसमें त्रुटियां हो सकती है और साथ ही वह पहचान विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती है, जैसे कि किसी को अंधेरे में देखना और अपराध इतना संगीन होना कि जिस पे इल्जाम लगाए हो उस अपराध के भाव को सही मानने के लिए कि ये अपराध का न्याय होना ही चाहिए, भले ही हम इसको देखे हो या नहीं देखे हो ठीक से, वो अपराधी उस चीज़ों को, अपराध का भाव को याद रखते हुए कि रेप की सजा मौत होनी चाहिए, ये वो कहानी जानते हुए उसे ना देखने पर भी बोल देगा कि हाँ, हम हमें लगता है कि यही था वो और हमने इसे ही देखा था। समझे? जूरी न्यायपीठ एक जूरी लोगों जूरी सदस्यों का एक शपथ निकाय है जो निर्णय पक्ष को आपराधिक तौर पर एक अदालत द्वारा प्रस्तुत करने के लिए या दंड का निर्णय निर्धारित करने के लिए बुलाया जाता है। जूरी की भूमिका को तथ्य के खोजकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि न्यायाधीश को उचित कानून की व्यवस्था करने और उसके अनुसार जूरी को निर्देश देने की एकमात्र जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। जूरी तथ्यात्मक आरोपों की सच्चाई या झूठ को निर्धारित करती है, जैसे कि रुस्तम फिल्म में होता हुआ था। हित पूर्वाग्रह, विशिष्ट पूर्वाग्रह, सामान्य पूर्वाग्रह, मानक पूर्वाग्रह जो जूरी में से जुड़े होते हैं कि कुछ धारणाएं पहले से जुड़ी होती है, कुछ में अपना हित होता है, कुछ विशिष्ट होते हैं, मतलब घूसखोरी जहाँ चलती है। सामान्य पूर्वाग्रह जहाँ लोग ये सोचता है समानता यही होता ही है। मानक पूर्वाग्रह जो पहले से घटा किसी मामले के विषय में मजबूत सामाजिक भावना न्यायाधीश के मामले में विशेष निष्कर्ष लेने की क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। तो बहुत सारी होती है चीज़ें, और इसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी जिसे कहते हैं या क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर आप MA इसे लोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अब हम लोग को पढ़ना है अपनी नेक्स्ट यूनिट 8 राजनीतिक व्यवहार में सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग। सो होपफुली मुझे लगता है कि यूनिट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो या ना लगी हो, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो और किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग को वीडियोस कैसी लग रही है। और कोई भी पर्सनल क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। भाग जाओ।